नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एक और सत्र में। आज के सत्र में हम क्या देखने वाले हैं, हमें या हमारे पूर्वजों को किस प्रकार से जब यूरोप से कुछ लोग आए और उन्होंने किस प्रकार से ये बताने का प्रयत्न किया कि हमें कि जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो लोग हैं वो असभ्य हैं और उन्हें सभ्यता कौन सिखाएगा। उन्हें सभ्यता सिखाने का दायित्व किसके हाथों में है। वो लोग जो बाहर से आए थे, जो मसालों की खोज करते करते यहाँ तक आए थे, सोना दे के मसाले लेके गए थे यहाँ से। वे लोग कहते थे कि हम लोग जो हैं हम जंगली हैं या हमारे यहाँ पे सभ्यता नहीं है, ये सारी बातें वो लोग कहते थे। जबकि ये सभ्यता जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इवोल्यूशन के बाद, वहाँ पता डिस्कवरी के बाद जो निकल के आया कि 3000 साल और उससे भी पहले से यहाँ पे नागरिक रचना तो थी ही, साथ में जो नैतिक मूल्य हैं वहाँ तक बात जाती थी। आज का जो सत्र होने वाला है, इस सत्र में हम आपके सामने उनका ही कुछ एक इतिहास हम आपके सामने रखने वाले हैं, जो ये बताएगा कि जो लोग हमें सभ्यता सिखाने आए थे वो खुद कितने उस समय की बात कर रहा हूँ, जब वो लोग यहाँ आए थे उसी समय में वो खुद कितने सभ्य थे और उनकी क्या उन्होंने किया था। तो यही यदि आप जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। यह वीडियो में अगर मैंने ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक आज उठाया तो इसका कारण क्या है, क्या ऐसी वो घटनाएं हैं जिनकी बात मैं आज के इस सत्र में करने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। प्रारंभ करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है और अधिक से अधिक युवाओं तक हमारी बात को पहुंचाना है, उन तक पहुंचाना है जो निशब्द हो जाते हैं जब इस प्रकार की बातें हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को लेकर कहा जाता है कि तुम्हारे यहाँ पे तो रिग्रेशन था, मतलब विमेन फेमिन जो होता है ना कि भाई लेडीज़ को दबाया जाता था या उनका शोषण होता था। जबकि यहीं पे इसी सभ्यता में गार्गी और बड़ी बड़ी विदुषियाँ भी हुई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। इसी के साथ आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और अंत तक आपको बने रहना है और जानना है कि वो क्या कहानियाँ थी या किस विषय में हम आज की चर्चा है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को। तो मित्रों, कहा जाता है, सबसे पहले तो ये बात कही गई कि जब वास्को डी गामा गोवा के तट पे आया था तो ये कहा गया कि यूरोप ने भारत की खोज की या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। जबकि ये बात भी निकल के आती है कि वास्को डी गामा को भारत लाने वाला जो था वो काली मिर्च थी या मसाले थे। और वास्को डी गामा के दिमाग में क्या बात बैठी हुई थी, उसके दिमाग में ये था कि जो केरल का जो ज़ैमरिन किंग है वो जॉन है, उसने ये माना था कि वो एक किंग है जो क्रिश्चियन किंग है। इस प्रकार का उसने माइंड में ये सब बिठा रखा था पहले से, और वो उसी हिसाब से यहाँ आया था कि यहाँ पे आके क्रिश्चियनिटी को यहाँ फैलाएगा। फिर जब वो यहाँ आता है और रियलिटी पता चलती है उसे कि नहीं, ज़ैमरिन किंग जो है वो, जिसे समुद्रीपाद हिंदी में कहा जाता है, तो समुद्रीपाद जो किंग था वो यहाँ का लोकलाइट ही था और यहीं की संस्कृति को मानने वाला था। तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, पर फिर भी एक जस्ट भूमिका बांधने के लिए मैंने आपके सामने ये बात रखी है। तो आज का जो विषय है वो इसी पर है कि मध्यकालीन यूरोप या उस समय का यूरोप, जब वास्को डी गामा भारत आता है, उस समय के यूरोप में उस समय क्या क्या हो रहा था। तो एक सबसे कह सकते हैं कि एक स्त्री का जो सबसे प्राइवेट जो पवित्र क्षण होता है वो क्षण होता है जब वो उसे प्रसव पीड़ा होती है या वो प्रसव करती है, जिसे ईश्वर का एक तरह से कहा जाता है ना। हमारी संस्कृति में तो इसे वो क्षण माना जाता है जब एक स्त्री अपने स्त्रीत्व को प्रमाणित करती है कि वो स्त्री है, और वो क्षण होता है जब वो एक माँ बनती है और वो उसका नितांत कह सकते हैं कि नितांत निजी अनुभव होता है।
इसी निजी अनुभव को किस प्रकार से तार तार कर दिया जाता था प्राचीन यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप में। स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार होते थे सारे हम आज कवर नहीं करते, लेकिन ये तो आपने भी सुना ही होगा किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी के आने के बाद स्त्रियों को जो स्त्रियां जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं जो कि कारगर होते हैं, काफ़ी कारगर होते हैं छोटी छोटी बीमारियों के लिए, तो जो उस तरह का भी जो कोई कुछ करती थी तो उन्हें विच कहकर उन्हें जला दिया जाता था। तो ये तो होता ही था, इस विषय पे नहीं जाऊंगा, बट एक जो स्त्री की जो सम्मान है उस पे आज बात करना चाहूँगा। तो उसकी कुछ कहानियाँ निकल के आई थी और ये पिछले मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये कौन से अंक में आया था, लेकिन पांचजन्य में ये एक लेख छपा था इसी के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से प्राचीन यूरोप में महिलाओं का जो निजी क्षण है उन्हें किस प्रकार से सार्वजनिक कर दिया जाता था। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कोई महिला एक बड़े हॉल में के बीच में उसका बिस्तर लगा हुआ है और वो वहीं पे प्रसव करेगी और सारे लोग उस हॉल में उसको देख रहे हैं प्रसव करते हुए उसे देख रहे हैं। मुझे तो सोच के भी जब मैंने ये जाना, ये देखा, तो मतलब मेरे तो क्या कहूँ, शर्म आ गई मुझे वो पढ़ते हुए भी। लेकिन मैंने ये बताना जरूरी आवश्यक समझा कि किस प्रकार से जो हमें सभ्यता सिखाने आए थे वो खुद कैसे थे, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये कथा आती है या ये जो घटनाएं हैं ये उसी समय की घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं प्रमुख है जिसमें कि, और ये होता क्यों था, ये मुख्यतः हमारे यहाँ तो रानियों को कितना सम्मान दिया जाता था और उसके बजाय यूरोप की जो रानियाँ थी उनके लिए ये किया जाता था, और इसका मुख्य कारण राजनीतिक पक्ष ज़्यादा रहता था। तो होता ये था मित्रों कि आज भी हम देखते हैं कि कितने सारे षड्यंत्र चलते हैं, हमारे यहाँ पे भी षड्यंत्र होते थे, ऐसा बात नहीं है कि किस प्रकार से अशोक ने अपने सारे भाइयों की हत्या की गद्दी पाने के लिए, इसी प्रकार से कई सारे राजाओं ने षड्यंत्र किए और कई सारा ये सब होता है, पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन इन्हीं सब के लिए हमें कहा जाता था कि ये तो असभ्य लोग हैं, और ये खुद क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे इन घटनाओं में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें से मैं कुछ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये एक तरह से निजता का अपमान है कि जब रानी को ये बताना होता था, जब भी उसका प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती थी तो उस समय में उसे ये घंटी बजा के बताना होता था कि ये होने वाला है, और जब ये कर दिया जाता था, वो बता देती थी, तो उसे एक बड़े हॉल में, उसको रॉयल हॉल में उसे रखा जाता था, एक बड़ा हॉल जिसमें कि यूरोप के उस किंग के अंडर में जितने भी ड्यूक्स और जितने भी प्रिंस वगैरह जो लोग भी हैं वो सब वहाँ पे इकट्ठे होते थे, लेडीज जेंट्स सब वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती थी। और वो आप सोचिए कि वो लेडी चीख रही है, करा रही है, उस सबको दबाने के लिए स्पेनिश गाने चल रहे हैं और पूरा एक फन एंड फ्रॉलिक वाली बात हो जाती है कि एक मेला लग रहा है नए राजकुमार के या राजकुमारी के आने के उपलक्ष्य में, और उस मेले के अंदर, मेले की जो फन एंड फ्रॉलिक है उसी के अंदर उसी साउंड में उस बिचारी लेडी का जो करा है, जो क्रंदन है, वो छुपा दिया जाता था या दबा दिया जाता था। तो ये इस प्रकार की कहानियाँ, और ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको जो कथा सुना रहा हूँ, जो इंसिडेंट्स हैं जो ये हुए थे उनके बारे में लिखा भी जा चुका है, लेकिन ये सब हमारे तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि हमको तो, क्योंकि जो बताने वाले वामपंथी मीडिया या ये तो बताने से रहे, क्योंकि ये लोग तो हमेशा हमारी ही संस्कृति को, हमारी ही सभ्यता को नीचा दिखाने का इन्होंने ठेका लिया हुआ है। तो ये तो ऐसा बताएंगे भी नहीं, तो कौन बताएगा? तो कहाँ से आएगी ये बातें? यूरोप में ये बातें आजकल खुल के होती हैं, वहाँ पे पुस्तकें भी लिखी गई है और उन पुस्तकों में ये लिखा गया है, इनके अनुभव लिखे गए हैं, जिन रानियों का मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ।
तो ये निजता का अपमान तो है ही। निजता के अपमान के साथ, जैसे कि जिन यूरोपीय राजवंशों की महानता का गुणगान बार बार किया जाता है, वहाँ उत्तराधिकारी की वैधता परखने के नाम पर रानियों के साथ ऐसी अमानवीय स्थितियाँ होती थी। कल्पना कीजिए वह प्रसव की प्रक्रिया जिसे प्रकृति ने इतना व्यक्तिगत और गहन बनाया है, जिसे पशु तक एकांत में जीते हैं, वही पल एक महिला के लिए अपमान की तरह सभा में बांट दिए गए। ये कुछ शब्द हैं जो मैं आपके सामने उसी आर्टिकल से भी पढ़ रहा हूँ। तो ये है, जैसे कि एक इंसिडेंट मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। फ्रांस के इतिहास में लुई द 14th, उसकी रानी थी मैरी थेरेसे। उनका प्रसव सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है 1 नवंबर 1661 को जब रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो महल का शांत कक्ष कुछ ही देर में राजकुमारियाँ, ड्यूकों और दरबारियों से भर गया। राजा का उत्तराधिकारी जन्म लेने वाला था और समूचे दरबार को यह प्रत्यक्ष देखना जरूरी था ताकि किसी प्रकार का संदेह ना रहे। और ये उनकी बात की जा रही है जो दुनिया को सभ्यता सिखाने चले थे। और महल के बाहर भीड़ में उत्सव का माहौल था, मानो पूरा फ्रांस इस शिशु के आगमन में सांसें गिन रहा हो। तो लेकिन भीतर रानी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ियों से गुजर रही थी। तो इसके बारे में इतिहासकार एंटोनिया फ्रेजर ने उनकी पुस्तक लव एंड लुई द 14th में लिखा है कि वातावरण को हल्का करने के लिए दरबारियों ने स्पेनिश गीत गाना प्रारंभ कर दिया ताकि पीड़ा से तड़पती रानी का ध्यान बट जाए। दर्द और भय से कराती रानी अपनी मातृभाषा में विलाप करती रही, मैं जन्म नहीं देना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मैं जन्म नहीं देना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। आप सोचिए कितनी पीड़ा का होता है, कितनी पीड़ा वाली बात है कि इस प्रकार से। और हम सब जानते हैं कि उन क्षणों में वो कितने निजी क्षण होते हैं, उन्हें किस प्रकार से आम कर दिया गया। यह सिर्फ रानी मैरी की ही व्यथा नहीं थी। उस दौर में लगभग हर महिला के प्रसव के लिए प्रसव मृत्यु का साया साथ लेकर आता। कई बार हम भी सुनते हैं ना कि या तो बच्चा मर जाता था या संक्रमण वगैरह किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से जो लेडी है उनकी भी डेथ हो जाती थी। तो ये सब है, ये है। जैसे एक और भी ये एक घटना थी। दूसरी घटना एंटोनेट का तमाशाई प्रसव। तो फ्रांस की ही बात है। फ्रांस के राजा लुई 16th की रानी मैरी एंटोनेट की कहानी भी कम पीड़ादायक नहीं है। इनकी कहानी क्या है कि इनकी जो माँ थी ऑस्ट्रिया की रानी, इन्होंने अपने देश में सार्वजनिक प्रसव की क्रूर परंपरा समाप्त कर दी थी, लेकिन इनके खुद के देश में यानी फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में तो ये उस समय समाप्त हो गई थी ये प्रथा, लेकिन फ्रांस में उस समय भी ये प्रथा थी। मैरी एंटोनेट फ्रांस में रहते हुए भी इस अमानवीय प्रथा को बदल न सकी और इसी प्रकार से 19 दिसंबर 1778 को जब वे प्रसव पीड़ा से करा उठी, उन्होंने घंटी बजाकर इसकी सूचना दी और फिर वर्साय के महल में अफरा तफरी मच गई। इतिहासकार फ्रेजर अपनी बुक में मैरी एंटोनेट द जर्नी में लिखा है। अब ये फ्रेजर की जो हिस्टोरियन फ्रेजर हुए हैं, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है मैरी एंटोनेट द जर्नी, उसमें वो आगे जो लिखा है वृतांत वो लिखते हैं उस बुक में। इस खबर के बाद लोग उत्सुकता से रानी के कक्ष की ओर टूट पड़े। गैलरी और बाहर के कमरों तक तो भीड़ किसी तरह सीमित रही, लेकिन धक्का मुक्की और हड़बड़ी में कई लोग भीतरी कक्षों तक घुस आए। कुछ शाही दर्शक तो ऊंचे स्थानों पर चढ़कर बैठ गए, सिर्फ इसलिए कि वे रानी के प्रसव को बेहतर ढंग से देख सकें। सोचिए, प्रसव का वह क्षण जो किसी महिला के लिए सर्वाधिक निजी और भावनात्मक होना चाहिए, उसे भीड़ की आंखों के सामने तमाशे में बदल दिया गया। और इनका बताते हैं कि मैरी एंटोनेट भी 12 घंटे तक पीड़ा से जूझती रही।
अंततः जब एक बच्ची का जन्म हुआ तो यह खबर दरबार के लिए निराशा के समान थी, जो राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। मगर इस समूचे नेगेटिव नाटकीय प्रसव के बीच किसी ने शायद ध्यान ही नहीं दिया कि रानी की निढाल होती सांसों ने संकेत दे दिया था, वह बेहोश हो चुकी थी। बाहर लोग राहत और निराशा के बीच बटे थे, लेकिन भीतर एक थकी हुई माँ अकेली थी, जिसने अपना सबसे नाजुक क्षण भी एक सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में जिया। सोचिए कि मतलब कितना कितना अमानवीय आप कह सकते हैं किसी भी स्त्री के लिए जो सबसे निजी अनुभव है उसे किस प्रकार से एक सार्वजनिक प्रदर्शन बना दिया गया। और ये लोग हमको सिखाते थे कि हम लोग जो हैं सभ्य नहीं हैं। ये हमारे पूर्वजों को सभ्यता सिखाने आए थे। मुझे एक ही वो लगता है कि क्यों जो हमारे इसमें हमारी गलती ये है कि जो हमारे व्यापारी लोग वहाँ तक पहुँचे थे, रोम तक, जी हाँ, रोम तक मसाले लेके हमारे व्यापारी लोग भी पहुँचे थे। तो वो जो लोग थे जो वहाँ तक पहुँचे थे, कम से कम वो लोग ही वहाँ की इन कहानियों को ट्रेड के साथ साथ, ट्रेड और ट्रांजैक्शंस के साथ साथ ये सारी कहानियाँ यदि उसी समय में भारत में आ चुकी होती तो क्या कभी इन लोगों की एक झूठी कहानियाँ बना के या झूठे मोरल्स गढ़ के ये लोग अपने आप को ऊंचा दिखा पाते? क्या नहीं दिखा पाते। तो ये है। और ऐसा नहीं है कि ये कहानियाँ नहीं आई होगी। अफ्रीका, केप ऑफ होप जिसे कहा जाता है, जहाँ पे यूरोप का और हमारे जो भारत के जो व्यापारी हैं ये आपस में अपना ट्रांजैक्शंस किया करते थे। केप ऑफ होप अफ्रीका में पड़ता है। तो वहाँ पे भी क्या इन यात्रियों ने कभी आपस में इस बारे में चर्चा नहीं की होगी? की तो अवश्य होगी, लेकिन हमारे भी व्यापारी जो हैं उन्होंने यहाँ तक आकर इन सब कहानियों को बताने का कभी सोचा ही नहीं। अगर वो सोचते तो शायद कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन जो अब हो चुका है वो तो इतिहास है ऑलरेडी, तो उसका तो नहीं कर सकते कुछ। लेकिन हाँ, ये हमें आंखें खोलने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि जो जितना बड़ा नैतिकता का ज्ञान झाड़ रहा है वो खुद कितने पानी में है, इसका ज्ञान हमें, हमारी पीढ़ियों को होना चाहिए, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम कभी आपके सामने इस प्रकार की बातें करें कि तुम तो असभ्य थे या कुछ भी, तो अब हमको वो पैरेलल्स याद रखने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि नहीं, पहले अपने गिरेबान में झांको। ये हमें उन्हें कहना चाहिए। तो इसी प्रकार से आगे कुछ घटनाएं और है जो मैं आपके सामने उद्धृत करता हूँ। जैसे जेम्स अभी इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय की कहानी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से उनकी जो दूसरी पत्नी थी, वो 6ठे महीने की प्रसव पीड़ा जब उन्हें प्रारंभ हुई तो दरबार पहले से ही तनाव में था, क्योंकि प्रोटेस्टेंट गुट और जेम्स की पहली पत्नी से उत्पन्न दो उत्तराधिकारी भयभीत थे कि यदि लड़का हुआ तो उनका अधिकार छिन सकता है। तो वो सब चाहते थे कि किसी प्रकार से जो राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं वो वहाँ पे चल रहे थे। तो जेम्स ने किसी प्रकार की शंका से बचने के लिए प्रसव कक्ष में गवाहों से भरा, प्रसव कक्ष को गवाहों से, एविडेंसेस से भरा, लेकिन अंततः क्या हुआ, जो दाई थी वो उसको आने में लेट हुआ तो और इसी बीच प्रसव हो गया तो लोगों में ये षड्यंत्र की बात ये फैला दी गई इस सब के बीच में कि जो शिशु हुआ है, कि रानी को शिशु जो हुआ था वो मृत है और उसके बजाय जो दूसरा कहीं बाहर से लाके कोई शिशु यहाँ पे रख दिया गया। और इन्हीं सब अफवाहों के चक्कर में जो सार्वजनिक प्रसव हुआ उसके बाद में भी ये हुआ है कि जो जेम्स था, राजा किंग जेम्स जो था, उसे इन्हीं अफवाहों के चक्कर में अंततः अपनी सत्ता हाथ से गंवानी पड़ी थी। तो ये एक कथा आती है जिसमें कि ये अविश्वास अंततः उन घटनाओं की जड़ बना जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशंस के नाम से जानी जाती है।
नतीजा ये हुआ कि जेम्स द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि उस दौर में प्रसव कोई निजी घटना नहीं थी, बल्कि सत्ता की नींव हिलाने या बचाने का राजनीतिक हथियार हुआ करता था। तो इस प्रकार की ये कुछ घटनाएं यहाँ पे है। जैसे कि एक और बुक का मैं यहाँ पे करना चाहूँगा वर्णन, जो यहाँ पे आया है इस आर्टिकल में है। बुक का नाम है गेट मी आउट, अ हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड बर्थ फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन टू द स्पर्म बैंक। ये पुस्तक रैंडी हटर एप्स्टीन ने लिखी थी और उस समय सोचने का नज़रिया, उन्होंने ये बताया कि उस समय सोचने का नज़रिया जो था वो बाइबल से तय होता था। मान्यता ये थी कि ईश्वर ने ईव को आदम को बहकाने और आज्ञा न मानने के दंड स्वरूप शाप दिया था कि वह संतान को केवल पीड़ा सहकर ही जन्म देगी। यानी पीड़ा सहना स्त्रियों का रिलीजियस कर्तव्य माना गया। जबकि उस समय में, ये आगे ये भी लिखते हैं कि उस समय में जो उस समय में जो मेडिकल फील्ड में, या कह सकते हैं एलोपैथी में भी सर्जिकल या सर्जरी वगैरह का आविष्कार भी हो चुका था। एनेस्थीसिया देना वगैरह वो सब भी उस समय में प्रारंभ हो चुके थे। लेकिन वो सब होते हुए भी अगर कोई लेडी मांग करती थी कि हाँ मुझे मेडिकल के थ्रू करो या ऐसा कुछ, तो उसे जिंदा जला दिया जाता था। ऐसा भी यहाँ पे एक उल्लेख आता है कि इतिहास इस अंधविश्वास की क्रूर परिणति भी दिखाता है। आगे यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में एंटीसेप्टिक की खोज कर ली गई थी, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। फिर भी उन्हें केवल सर्जरी में इस्तेमाल करने की बात की जाती थी। रिलीजियस आदमी और महिलाओं का यह विश्वास था कि शिशु के जन्म के समय पीड़ा होना एक हेवनली अर्थात परमात्मा के प्रति उत्तरदायित्व है। मतलब इतना ज़्यादा क्या कहें इसे, मैं तो इनको सभ्य बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। कुल मिलाकर मध्यकालीन यूरोप की चमक दमक के पीछे स्त्रियों के लिए घोर अन्याय और पीड़ा छिपी है। और अगर कोई ऐसा कर लेती थी, कोई, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, अगर कोई लेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीसेप्टिक और इन सब का आविष्कार, मतलब इन सब के बारे में इन सब के प्रयोग प्रारंभ हो चुके थे ऑलरेडी। फिर भी यदि कोई अगर लेडी बोल देती थी कि हाँ ठीक है मेरे को ये करना है, या प्रसव पीड़ा के बजाय मुझे सर्जरी से या इस प्रकार से जन्म देना है, तो जन्म हो गया लेडी का और उसके बाद में उसे बच्चे का जन्म हो गया, जुड़वा बच्चों का जन्म इस प्रकार से हुआ और उसके बाद उस लेडी को जिंदा जला दिया गया। किसके द्वारा? जो ये सो कॉल्ड सभ्य लोग आए ना यहाँ पे, इनके द्वारा, इनके चर्च के द्वारा। तो ये हुआ था। इसी प्रकार से ये आर्टिकल की बात है, मैं बता देता हूँ। ये आर्टिकल पांचजन्य में छपा था और इस आर्टिकल का नाम है सभ्य यूरोप का अमानवीय चेहरा। ये आर्टिकल है, यदि दिख पा रहा है तो, सभ्य यूरोप का अमानवीय चेहरा। तो ये आर्टिकल है, ये आपको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार के आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए। तो इनसे हमें पता चलता है कि जो हमें सभ्यता सिखाने आए थे वो खुद कितने सभ्य थे। चलिए एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। एक छोटी सी कहानी है। कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि हमारे देश के किसी एक छोटे से गांव को, किसी भी एक छोटे से गांव को आप एज्यूम कर लीजिए कि सपोज़ कोई छोटा गांव है। उस गांव में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मूर्ति होती थी, आइडल जो होते थे देवत के, ग्राम देवत या कोई भी जो आइडल होते थे, वो अमूमन ग्रेनाइट से या पत्थर से ही बनते थे। ठीक है। अब जब यूरोप से क्रिश्चियनिटी आया तो ये लोग किस प्रकार से करते हैं, उसी की कहानी है छोटी सी। तो इन्होंने जाके कहा कि तुम्हारे भगवान, यदि तुम्हारे भगवान, मतलब एक पादरी एक गांव में पहुंचा
और वहाँ गांव में जाके गांव वालों की आस्था देखी कि सब पूरा गांव एकदम व्यवस्थित है और सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और वगैरह वगैरह। तो वो सारी बातें वहाँ पे उसने देखी। वहाँ पे गया पादरी, शुरू में प्रारंभ में उसने जो एकदम सबके साथ रहना, मिल के बात करना वगैरह ये सब प्रारंभ किया, और धीरे धीरे करके जब उनके साथ घुल मिल गया फिर उसने अपनी बातें आगे रखना प्रारंभ किया। पहले उसने कहा कि तुम्हारे भगवान तो पत्थर के हैं और ये क्या तुम किसी का कुछ पूरा करेंगे वगैरह, इस प्रकार की जो बातें हम अमूमन आज भी होते हुए देखते हैं। उसने कहा कि एक परीक्षा करते हैं, परीक्षण करते हैं। पादरी ने कहा कि परीक्षण करते हैं कि हमारे जो यीशु मसीह हैं ये स्ट्रांग है या तुम्हारे जो भगवान है ये ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है। तो सबने कहा ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, निर्णय इस प्रकार से होगा। निर्णय कैसे होगा? निर्णय होगा कि जो पानी में तैर जाएगा, जो पानी में तैर जाएगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, और जो पानी में डूब जाएगा वो ऑब्वियसली हार गया। तो हमारे जो भोले भाले ग्रामीण लोग थे उन्होंने भी कहा ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो उन ग्रामीणों ने, क्योंकि हमारे यहाँ जो आइडल बनते हैं वो पत्थर के होते हैं, तो उन्होंने जैसे ही पत्थर को पानी में छोड़ा तो पत्थर पानी में डूब गया। अब बारी आई क्रिश्चियंस की, या जो भी फादर था, पादरी था, उसकी बारी है। तो उनके वहाँ तो लकड़ी की बनती है, जो स्टैचू है वो लकड़ी की बनती है। तो उन्होंने स्टैचू को ऐसे छोड़ा पानी में और तैर गई स्टैचू। इस घटना का क्या असर हुआ? इस घटना का यह असर हुआ कि बीजारोपण कहते हैं ना, जो हमारे हिंदू भाई थे, जो ग्रामीण थे, भोले भाले ग्रामीण थे, उनके मस्तिष्क में, उनकी श्रद्धा पे एक डाउट उन्होंने, इस पादरी ने क्रिएट कर दिया। और एक ये जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं यही आगे जाके ये ऐसा माइंड हो जाता है लोगों का कि वो फिर कन्वर्ट होते हैं। तो ये घटना हुई और इसके बाद कुछ लोग उनके साथ हो गए। एक चर्च भी बन गया उसी गांव में, जो कि पूरा 100% हिंदुओं का गांव हुआ करता था। एक चर्च बन गया और वहाँ पे ये सब संडे पास्ट और संडे मास्ट और व्हाटएवर जो इनका चलता है वो सब चलने लगा। कुछ समय बाद उसी गांव के गुरुजी जो देशाटन पे निकले हुए थे वो वापस आए। तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो ये सब एक्टिविटीज़ तो पहले नहीं थी, ये कैसे चालू हो गई। तो उन्होंने किसी अपने जो उनके शिष्य वगैरह थे उनसे पूछा कि ये क्या घटना हुई है। तो शिष्य ने जो वृतांत हुआ पीछे का वो पूरा सुना दिया। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, चतुराई करके इनको मासूम गांव वालों को मूर्ख बनाया गया है, ठीक है। तो अब की बार उन गुरुजी ने कहा कि हम हम एक और परीक्षण करेंगे। तो अब पादरी ने भी सोचा ठीक है, हम वैसे भी खूब अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसे वैसे की भी कोई कमी नहीं है, सब हम कर लेंगे। तो पादरी ने भी हाँ कर दी, ठीक है कर देंगे। तो परीक्षण का जब दिन तय हुआ कि फला तारीख को फला वार में हम लोग ये करेंगे, दोनों के आइडल्स को लाया जाएगा और जो भी परीक्षण गुरुजी कहेंगे वैसा किया जाएगा। तो दोनों तैयार हो गए। अब आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। हमारे जो आइडल हैं वो तो पत्थर के हैं और उनके आइडल जो हैं वो लकड़ी के हैं, जिनके बेसिस पे, जिनको तैरा के उन्होंने साबित किया था कि उनका जो फेथ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बड़ा है। क्या हुआ होगा आगे की घटना में? आप थोड़ा अगर कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा। एक पॉज लेते हैं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या हुआ होगा। तो नियत दिन आया, सभी पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ, दोनों साइड के लोग इकट्ठे हुए देखने के लिए चमत्कार कि आज क्या होने वाला है, देखते हैं। तो अब जब सब इकट्ठे हो गए तो गुरुजी ने लकड़ी की चिता जैसा छोटा सा बनाया, 2 बनाए, ठीक है। और वहाँ पे जब पादरी वगैरह सब आ गए थे, सब अपना अपना लेके आए हुए हैं। इमेजिन कीजिए सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं वहाँ पे, और वहीं पे दोनों पहले हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो आइडल हैं, उन्हें वहाँ पे पधराया मतलब उनको वहाँ पे स्थापित किया। और फिर
इनके वाले को भी कहा कि आप भी स्थापित कर दीजिए। स्थापित हो गए तो, और इतनी देर में दिया लाके दोनों जगह आग लगाई गई। अब जब आग लगाई गई तो पादरी के पसीने छूटे। फिर पादरी भागा, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, ये चीटिंग है। तो जो वो उस टाइम पिछले परीक्षण में जो चीटिंग उसने की थी, उसने फिर स्वीकार कर लिया कि नहीं, पिछली बार मैंने मासूम ग्रामीणों का फ़ायदा उठाया था और ये गलत किया था। तो फिर गुरुजी ने उसे चेतावनी दी कि तुमको यदि अपने फेथ का परीक्षण देना है या ऐसा भी कुछ करना है तो किसी भी मासूम को इस प्रकार से आपको चीट करके ये नहीं करना चाहिए। तो ये उसे अच्छे से सबक मिला और उसे उस गांव से भगा दिया गया और चेतावनी दी गई कि वापस इस गांव में नहीं आने का है। और पुनः जो लोग उधर चले गए थे वो वापस आ गए। तो मित्रों, ये कुछ छोटी छोटी इस प्रकार की घटनाएं इतिहास में है। अब ये किस गांव का है, क्या है, ये मुझसे मत पूछिएगा, लेकिन ये मैंने भी ये स्टोरी सुनी थी। मुझे जब जिसने भी सुनाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरा था ये कि मैं ये स्टोरी आपके सामने कभी ना कभी अवश्य रखूँगा। तो ये आज का सत्र यही था जिसमें कि हम ये बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों मतलब मेरे और आपके, हम सभी के पूर्वजों को नीचा दिखाया गया। ये बताया गया कि वे लोग असभ्य हैं, जबकि और जो बताने वाले वो कौन, वो लोग जो रोमन साम्राज्य से पहले तो नंगे घूमा करते थे। जबकि हमारे यहाँ पे तो इतिहास और पीछे जाता है, अलेक्जेंडर से भी पीछे जाता है। ठीक है, रामायण महाभारत काल में भी लोग वस्त्र पहना करते थे जिन्हें कि धोती और उपरना का, हमारे यहाँ मेवाड़ में उपरना कहते हैं, बट ऊपर का अधो वस्त्र और नीचे का वस्त्र ये सब पहने जाते थे। तो वस्त्र तो यहाँ होते थे। एक बात बताइए कि ऐसा क्या था जो भारत में नहीं था और जिसके लिए भारतवासियों को बाहर जाना पड़ा हो? ऐसा आज तक मुझे कुछ मिला नहीं है। ये ज़रूर मिला है कि हमारे यहाँ के जो राजस्थानी और गुजराती भाई हैं, ये टाइम मेमोरियल, मुझे भी नहीं पता कि वो कब से व्यापार कर रहे हैं और कभी अफ्रीका जा रहे हैं, कभी चोला साम्राज्य के साथ एशिया में भी ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं, जापान वगैरह भी जा रहे हैं। तो ये जो संस्कृति है वहाँ तक कैसे पहुँची, ये भी एक सोचने का विषय है। चलिए, आज के सत्र को यहीं, आज के इस रैंडम सत्र को कहूँगा यहीं पे विश्राम देते हैं अपनी वाणी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।